नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं मोर संगवारी रवि सर की रिपोर्ट। जी हाँ, साथियों, आज हम पहुँचे हैं दुर्ग किलाबाड़ी और आज के इस इंटरव्यू में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुर्ग की एक ऐसी बेटी की कहानी जिनसे सभी हमारे बच्चों को सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। आप लोग को पता होगा कि कुछ बच्चे जो हैं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कुछ अंकों से जो है चूक जाते हैं मेरिट से, तो बहुत नर्वस हो जाते हैं, मन को तोड़ लेते हैं। लेकिन मैं आज एक कहानी बताने जा रहा हूँ। श्री महावीर जैन शिक्षक नगर विद्यालय के जो है होनहार हमारी जो बहन हैं साहिस्ता, जिन्होंने 2013 में जो है वो 12वीं पास करके जो है आज फिर उसके बाद बीएससी एमएससी की सफ़र तय करके जो है आज जो है गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वो विराजमान हैं। आज हम उसके पढ़ाई जीवन से लेकर जो है उसके संघर्ष जितने भी किए हैं, हाँ, उन चीज़ों को आज हम जो है आपके बीच लेकर आ रहे हैं। यकीनन सभी बच्चों को आज इस वीडियो में आपको सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा ये वीडियो जो है उन बेटियों को और उन पेरेंट्स को समर्पित है जो अपने बच्चों को जो है काबिल बनाते हैं और एक योग्य इंसान बनाकर जो है ना, उनके जीवन को ब्राइट कर देता है। मैं साहिस्ता के लिए जो है चंद लाइनें जो है कहना चाहूँगा, चंद पंक्तियाँ जो है उनको समर्पित है। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि रोशनी जो है चिरागों से ही होती है, ज़रूरी नहीं कि रोशनी जो है चिरागों से ही होती है, बेटियाँ भी जो है घरों में उजाला किया करते हैं। तो आइए मैं सीधा उनके पास ले चलता हूँ और आपको मैं तमाम वो चीज़ जो पढ़ाई जीवन में आवश्यक होता है और किस तरह से संघर्ष भरी उनकी कहानी रही है। जी हाँ, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में महज कुछ अंकों से मेरिट से चूकने के बाद जिसने हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद जो है बीएससी की परीक्षाओं में जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट रहें। फिर उसके बाद जो है एमएससी की परीक्षाओं में जो है पूरे यूनिवर्सिटी में जो है उसका स्थान जो है सेकंड नंबर पे रहा। आइए तमाम वो चीज़ जो है ना, मैं आपको लेकर बता रहा हूँ। और साहिस्ता कोई एक छोटा नाम नहीं है, आप लोग को पता होगा कि पढ़ाई के क्षेत्र में क्योंकि एक नाम जो दिया है, और नाम क्यों ना, क्योंकि उस नाम के पीछे एक राज छुपी हुई है और राज छुपी है वो राज है, जी हाँ, वो राज है हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय जो है शिक्षक जो रहे हैं, अपर डिवीजन टीचर रहे हैं, उनका नाम है गौश मोहम्मद जी। जी हाँ, आप लोग को मालूम होगा एक ऐसा नाम जो शिक्षा के क्षेत्र में काबिल तारीफ़ है और काबिल तारीफ़ के साथ जो है अपने कर्म से और अपने कर्म से सीख से जो है बहुत सारे मतलब शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है बहुत सारे अनेकों काम किए हैं। तो आइए मैं सीधा लेकर चलता हूँ उनकी जो पुत्री है ना। सबसे पहले साहिस्ता, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, शायद आज आपकी जो ये इंटरव्यू है बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक प्रेरणा का मतलब काम करेगा, क्योंकि आपकी जो उपलब्धियां है काबिल तारीफ़ है। आप जो है 5वीं बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में रहे हैं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा में आप दुर्ग जिला में प्रथम स्थान पर रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है महावीर जैन शिक्षक नगर दुर्ग से 10वीं 12वीं में महज कुछ अंकों से आप मेरिट में वहाँ से वंचित हो गए। उसके बाद आपने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत तो ऐसा आपने दिखाया है कि कॉलेज स्तर में जो है, चाहे पीजी हो, है ना, चाहे यूजी हो, उसमें आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके आज बहुत एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो आज आपकी जीवनी से जुड़े हुए, आपके पढ़ाई और आपके मेहनत से जुड़े हुए तमाम वो बात तो करेंगे। तो सबसे पहले मोर संगवारी चैनल में और पूरे बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने अपना कीमती समय दिया। और सबसे पहले जानना चाहूँगा आपका प्रारंभिक पढ़ाई और आपका नाम जानना चाहूँगा। और चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बेहतरीन तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो, और सभी को मेरा नमस्कार। और ये कहना चाहूँगी कि ये संघर्ष सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं और ऐसे बहुत सारे उनके पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं और सफलता दिलाना चाहते हैं। उन सब की ये संघर्ष की मिलती जुलती कहानी लगेगी। जो भी इस कहानी को सुनेगा उसको यही लगेगा कि हाँ, ये मेरी ही कहानी है। तो संघर्ष ऐसा है कि मुझे लगता है कि हर किसी का संघर्ष अपना होता है।
कोई किसी का संघर्ष बड़ा नहीं होता, किसी का छोटा नहीं होता, संघर्ष तो संघर्ष ही है ना। अब ये बात है कि उसको हम ओवरकम करके उन चीज़ों को, स्ट्रगल को हम वो करते हुए कैसे हम आगे बढ़ते हैं और कैसे अपने सपने पूरे करते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। तो यही रहेगा। और आज का जो इंटरव्यू है वो आपने मुझे मतलब इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया और इतना अच्छा मुझे मौका दिया कि मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सकूं और अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करने का मेरे को एक बहुत अच्छा मंच मिल रहा है। तो बिल्कुल आज बात करेंगे और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे कि हाँ, हर कोई बेहतर है और कोई, हर किसी में प्रतिभा है, बस उसको ज़रूरत है कि सही टाइम पे हम उसको पहचानें और कैसे हम वहाँ तक पहुँचें। अच्छा ये बताइए सबसे पहले आपकी हम पहले ही जानना चाहेंगे आपकी प्रारंभिक पढ़ाई जो है, प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई और प्रारंभिक पढ़ाई के तौर पर जो है आपने महावीर जैन स्कूल को ही आपने चयन क्यों किया? क्या खास बात रही और आपकी पढ़ाई किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई और उसमें पेरेंट्स का कितना योगदान रहा उसके बारे में बताएँगे? सर देखिए, ऐसा है कि महावीर स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, पूरा KG 1 से लेके पूरा 12th, पूरा जो स्कूल की पूरी स्कूलिंग है वो वहीं से हुई है। और इसको चूज़ करने का जो कारण था, ये तो मेरे मम्मा पापा शायद बहुत अच्छे से बता पाएँ क्योंकि चूज़ तो उन्होंने किया था। लेकिन उनका चूज़ करने का पहला रीज़न तो ये था सर कि महावीर स्कूल जो था वो हिंदी मीडियम का सबसे बेस्ट स्कूल था उस वक्त पे। बहुत ही मतलब हमेशा मेरिटोरियस वहीं से निकलते थे और पढ़ाई के नाम पे बोलिए या टीचर्स फैकल्टीज़ वगैरह हम कहते हैं, उन सब के लिए बहुत मतलब सब के हिसाब से बहुत अच्छा स्कूल है था उस टाइम पे। और दूसरा क्या, डिस्टेंस भी मैटर करता है जब हम किसी भी कोई भी पेरेंट्स कोई स्कूल को चूज़ करता है। तो एक तो ये फैकल्टीज़ वगैरह देखेंगे कि हाँ स्टाफ अच्छा है, पढ़ाई अच्छे से होती है। दूसरा चीज़ ये देखा जाता है कि डिस्टेंस कैसा है। तो हम चूँकि वहीं पे निगम क्वार्टर में रहते थे अपने बड़े पापा के साथ, तो हमारे लिए वो बहुत पास में रहता था, तो फिर पापा ने उसी को चूज़ किया। और फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो फिर वहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी, वहाँ की जो सपोर्टिंग टीचिंग स्टाफ था, उन सब से हमको लगा कि हाँ यही सबसे बेस्ट स्कूल है, तो इसलिए कभी बीच में स्कूल भी चेंज नहीं किया। तो महावीर उन दिनों में जो है सुर्खियों में था, आप खुद देखे होंगे कि हर साल 2 बच्चे 3 बच्चे मेरिट में आना, यहाँ तक कि एडमिशन के लिए भी इतनी मारामारी थी कि बच्चे दूर-दराज से भी जो है वहाँ आकर पढ़ाई करते थे। एक माहौल था, है ना? और सरकारी स्कूल को छोड़कर जो आपको पहले पता होगा कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे मेरिट में हमेशा आते रहेंगे और मैं ये कहना चाहूँगा महावीर जो है दुर्ग शहर का आन बान शान बोल सकते हैं। और मेरिट क्या होता है? मुझे लगता है कि मेरिट क्या होता है, इस चीज़ को अच्छी तरह से शायद महावीर जैन स्कूल ने बताया है। आज बच्चे सरकारी स्कूल से बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो महावीर स्कूल के ही मोटिवेट से आए होंगे, है ना? बात करते हैं महावीर की स्कूल के बारे में बात करेंगे तो आप खुद देखे होंगे वहाँ कि बच्चों को मेरिट के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम देकर जो है तैयार करवाते थे। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आता था तो 1-2 दिन पहले जो है उसकी तैयारी होती थी, है ना? परीक्षा का एक उत्सव, एक है ना ऐसा टाइप का माहौल रहता था। सारे टीचर्स के एक अमूल्य योगदान होता था। इसको लेकर आप क्या सोचते थे? क्योंकि आप 5वीं में मेरिट में थे, 8वीं में भी मेरिट में रहे हैं, है ना? और कहीं न कहीं 8वीं मेरिट के में बाद जो है आपका 10th और 12th में कुछ अंकों से चूक जाना थोड़ा-सा दुर्भाग्य लगा उस समय। आपके फ्रेंड उस समय मेरिट में आ गए। तो स्कूल के बारे में थोड़ा और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, बिल्कुल महावीर जैन स्कूल जो था वो बहुत ही बेहतरीन, उस टाइम शानदार पढ़ाई होती थी। और ये बात है कि उस टाइम पे मुझे याद है, जहाँ तक जब मैं 10th वगैरह में थी, तब उस टाइम पे ऐसा था कि जो बच्चे उन्होंने मतलब कुछ बच्चे जो हैं सिलेक्ट किए गए थे उस टाइम पे कि हाँ ये बच्चे जो हैं ये मेरिट में आने के लिए हैं। तो उन बच्चों को हमको अलग से एक क्लासेस लगाई जाती थी और उसमें हमारा राइटिंग स्किल ये सब को चेक किया जाता था, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरिट में आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो राइटिंग स्किल है। आपका लिखने की शैली जितनी अच्छी होगी, आपको नंबर मिलने के चांस उतने ही अच्छे होते हैं। तो उस टाइम पे हमारा वो सब चेक किया जाता था, राइटिंग स्किल। दूसरा, हमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स वगैरह की भी तैयारी कराई जाती थी उस टाइम पे। तो ये बात तो सही है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरिट को लेके स्कूल मतलब बोलना चाहिए सारे टीचर्स डेडिकेट रहते थे कि हाँ हमको बेहतर करना है और बच्चों को बेहतर बनाना है, तो हमको एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे। और प्लस मेरे को याद है कि जब मेरा 10th और 12th का पेपर था, तो हर पेपर के बाद फ़ोन आता था
स्कूल कि से कोई एक कैसे गया टीचर का करके, हाँ, कि जी। कैसा गया, कितने मार्क्स का बनाया, कितने मार्क्स का छूटा। अच्छा ठीक है, अब इस टाइम पे ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट पेपर में तुमको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इतना पर्सनली जो मतलब बोलना लेना। चाहिए, हाँ, कि कोई भी टीचर इस तरीके से पर्सनली लेकर कि तैयारी कराना ना किसी भी स्कूल में पॉसिबल नहीं पॉसिबल है। नहीं है। ये चीज़ जो महावीर जैन ने किया है, और जैसे आप बता रहे हैं कि पर्सनली फ़ोन करना, हाँ। बुलाना, टैकल करना कितना बड़ा मतलब वो होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि उनकी किस स्तर की तैयारी चल रही कितने है ना? वो और गंभीर हैं। गंभीर हैं उस चीज़ को लेके, और पेरेंट्स को लेकर भी कितने गंभीर हैं। तो ये इस बात को मानता हूँ। उस समय तो ऐसा था कि जोशी सर और पारस मैडम लोग तो दूसरे स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर को ढूँढते थे कि प्रैक्टिस करवाने के लिए, है ना? नहीं सर, जी। एक एक बात और बताना चाहूँगी कि ये तो था, दूसरी चीज़ ये रहता था कि जिस दिन हम लोग पेपर दिलाने जाते थे तो 10th-12th का सेंटर दूसरी स्कूल में मिलता था, तो वहाँ एक टीचर हमारे स्कूल का खड़ा रहता था, ताकि मतलब हमको कंफर्टेबल वो फील करा सके कि हाँ हम हैं, क्योंकि वहाँ पे दूसरे टीचर्स रहते थे। तो थोड़ा सा हम लोग घबरा जाएंगे या डर जाएंगे, या कोई बच्चा लेट से आया तो कैसा होगा, तो वो सब मैनेज करने के लिए वहाँ बिल्कुल एक टीचर खड़ा रहता था। तो उनको देख के हमको और मतलब एक ऊर्जा आ जाती थी पेपर लिखने के टाइम कि नहीं हमारा है कोई यहाँ पर, ऐसा। अच्छा, उस समय जो है ताम्रकाज कुंजीलाल ताम्रकाज जी प्रिंसिपल थे, है ना? उनके कार्यकाल में इतने बच्चे मेरिट में आए हैं और इतने बच्चों को उन्होंने सँवारा है, टीम वर्क को लेकर जो है ना? तो इसके लिए क्या कहेंगे? कुंजीलाल ताम्रकर सर जो थे वो बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल रहे हैं, मैं ये बोलूँगी, और वो बहुत सपोर्ट करते थे, जो भी मेरिटोरियस रहते थे उनको तो बिल्कुल सपोर्ट करते थे। उनके पेरेंट्स से भी वो इवन बात करते थे, ऐसा वाला था। अब मुझे तो बहुत उनका सपोर्ट मिला है, ऐसा था। और दूसरा सर का ये रहता था कि जब मैं 10th में मेरिट में नहीं आई और मैं थोड़ा सा जैसे एक हताश जैसा थोड़ा सा एक आ गया पॉइंट, तो उनको मेरे से ज़्यादा शायद उनको बुरा लगा होगा। उन्होंने तुरंत मेरे पेरेंट्स को फ़ोन किया, पापा से बात करी कि हाँ कैसी है शाइस्ता, क्या है, ऐसा वाला। तो मतलब ये सोचिए कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट था स्टूडेंट से कि अगर एक स्टूडेंट नहीं आ रहा है मेरिट में तो उनको लगता था कि नहीं हमारा मतलब कुछ लॉस हो गया है, वो बच्चा कैसे करेगा। और उन्होंने मेरे को फिर 11th-12th में काफ़ी वो दिया है, प्रोत्साहित किया है कि नहीं और करना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 10th में नहीं आया, ऐसा वाला। तो जैसे 10वीं में आप चूके 12वीं में चूक गए, तो आप मुझे ये बताइए कि उस समय आपको फीलिंग कैसी रही होगी? जैसे आप बता रहे टीचर नर्वस हुए होंगे, है ना? तो मैं ये पूछना चाहूँगा बहन कि आप मेरे को ये बताओ, अभी वर्तमान समय में बच्चे 10वीं 12वीं में कुछ अंकों से है ना, चूकने के बाद अपना धीरज खो देते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा मतलब सिंसियर लेने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या है मेरिट का महत्व क्या है, इसके बारे में बताएँगे? सर ये प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से देना चाहूँगी। अगर कोई मैंने कोई अगर अभी 10th-12th में मेरिट में आने से चूक गया है ना, तो वो ना मेरे को एग्जाम्पल के रूप में ले ले, मुझे बिल्कुल ले ले। मैं ये कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि 10th-12th में आप मेरिट में नहीं आए तो आप एकदम मतलब उस चीज़ के लिए कोशिश ना करो। पहली चीज़ तो ये कि अगर मैंने अभी ये कह दिया ना कि 10th-12th में मेरिट में आना कोई ज़रूरी नहीं है, तो बच्चे बैठ जाएँगे, हाँ, तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, आप पूरी कोशिश करिए, आप अपना 100% दीजिए। बिल्कुल आपका टारगेट होना चाहिए मेरिट में आना, बट उस चीज़ को आप एकदम मन पे मत लीजिए कि अगर हम मेरिट पे नहीं आए तो हमारा आगे क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। आप अगर नहीं आ पाते हैं तो भी भविष्य में इतनी संभावनाएं हैं आपके पास जो आप एक बेहतर पोस्ट पे आपको ले जा सकती है। बिल्कुल कहीं आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप मेरिटोरियस हो, ठीक है आपको तब ये जॉब दी जाएगी, या आपका 90% से ऊपर है देन आपको ये चीज़ मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या कोई भी सेक्टर पे जाना है, वहाँ पे आपका स्किल, आपका हार्डवर्क और आप कैसे डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके वो देखा जाता है सर। बिल्कुल भी यहाँ पे ये नहीं आता कि नहीं हम मेरिट में फर्स्ट पोजीशन पे या 10th पोजीशन पे थे, सारे बच्चे एक समान हो जाते हैं जब कोई भी एग्ज़ाम फाइट करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या जो भी एग्ज़ाम में वो दिलाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हाँ, जब मैं अगर मेरी बात की जाए तो जब मैं 10th में मेरा क्या था कि 8th में पूरे ज़िले में पहला पोजीशन था, फर्स्ट पोजीशन था। तो जब मैं 10th में गई तो ऑब्वियसली सबको एक बहुत उम्मीद बन जाती है। मेरे पेरेंट्स को भी थी, मेरे टीचर्स को भी थी और ऐसे सब लोग को था, स्कूल में भी था कि नहीं अब 10th में तो बहुत अच्छा ना, इसके लिए उस वजह से स्पेशल कोचिंग भी मुझे दी जाती थी कि तुमको ऐसा ऐसा पढ़ना है, इस आंसर्स को ऐसा लिखना है।
और हर पेपर के बाद जैसे मैंने बताया कि टीचर का फ़ोन आता था, वर्मा मैडम थी उस टाइम पे, वो बिल्कुल फ़ोन करती थी, हाँ शाइस्ता क्या लिखा, ये वो वगैरह वगैरह। एनालिसिस हाँ, अच्छा कर रहे एनालिसिस थे। बहुत अच्छा करते थे। तो सब चीज़ बहुत अच्छा था सर, लेकिन वही हुआ कि कुछ मार्क्स से मेरिट में रह गई। जी जी। तो जिस दिन आया रिजल्ट, उस दिन ऐसा था कि 93% आया था उस टाइम पे। बहुत बुरा नहीं था, नहीं मुझे ठीक लगता था, है जी हाँ। बहुत अच्छा अच्छा परसेंट था। परसेंट था। बट ये था कि शायद मेरिट उस टाइम 95 पे क्लोज हो गया या 94 पे क्लोज हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है। तो उस टाइम पे तो सर ऐसा लगा कि पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई, कि यहाँ से तो पूरी चीज़ें ख़त्म हो गई, आगे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं मेरिट में नहीं आई मतलब सब चीज़ें ख़त्म, कुछ भी नहीं है, मैंने जो पढ़ाई की साल भर में सब बेकार, ऐसा मुझे लगने लगा था। लेकिन ना सर बोलते हैं ना कि पेरेंट्स जो सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे जो रहता है ना, उस टाइम पे जब आप लो लेवल पे हो, तब आपके साथ कैसे लोग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो मेरे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने, मेरे पापा ने यही बोला कि इतना कोई कम नंबर नहीं आया है, ठीक है उम्मीद थी बेटा, लगता था कि तुम मेरिट में आ सकती हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि तुम कर ही नहीं पाई हो या अच्छे तुमने नंबर नहीं लाए। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, छोड़ो इन चीज़ों को, आगे तो बढ़ना पड़ेगा तुमको। तो ये था कि मुझे लगता भी था, और जब मैं 11th में स्कूल में भी गई तो वो चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ रही थी, जैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता था, अरे मेरा मेरिट में नहीं आया, मेरा मेरिट में नहीं आया, ये चीज़ें रहती थी। पर उन चीज़ों से ना सर, जब अपन आगे बढ़ते ना, अगर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब समझ में आता है कि वो चीज़ उतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। और आप बिल्कुल, सबसे यही है कि आप लोग करिए मेहनत, अपना 100% दीजिए, आपका टारगेट होना चाहिए मेरिट, बट नहीं आते हैं तो मन पे मत लीजिए और बिल्कुल आगे बढ़िए, चीज़ों को वहीं पे छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे बहुत कुछ है करने को। कभी आपका मेरिट जो है वो आपका उस टाइम पे काम नहीं आएगा, आपको बहुत बेहतरीन करना है तो बस डेडिकेशन रखिए, 100% देते जाइए और बहुत अच्छा होगा। और यही वजह है कि 10th-12th में मेरिट नहीं आने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी, मैं कंटिन्यूअसली करती थी मेहनत। ऐसा नहीं या अब नहीं आया तो अब तो मैं नहीं 2 घंटे में पढ़ूंगी या मैं साल भर अब नहीं पढ़ूंगी, जब नहीं आता मेरिट तो क्या है, ऐसा कोई बात नहीं था सर। मैंने लगातार, जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी बनाए रखना, निरंतरता बनाए रखी, और मेरा बीएससी में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक था और मेरे को 7 गोल्ड मेडल उस वक्त मिले थे। तो गोल्ड मेडल में रहे, उसके बाद फिर एमएससी में भी रविशंकर में आप सेकंड रैंक पे रहे, और उसके बाद जब पीएससी के एग्ज़ाम फाइट किए तो उससे भी आप 9th रैंक पे रहे। बहुत अच्छा सफ़र रहा, और आप देख रहे हैं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं कि मेरिट ही सब कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी कई बच्चे मेरिट में हैं, फिर भी अभी वो उनका लाइफ सेट नहीं हो पाया है, अभी भी मतलब उनको जॉब नहीं लग पाया है, जॉब के लिए उन लोग मारामारी हो रही है ना। तो साइसा के बाद आप सुन रहे थे कि किस तरह से बताया। अच्छा साइसा, उसके बाद आप मेरे बताइए कितने घंटा पढ़ते थे, और वो कोचिंग वगैरह का 11वीं-12वीं में कुछ सहारा लिए थे क्या? उसके थोड़ा डिटेल इसके बारे में बताएं फिर। हाँ, 10th तक तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी, घर पे ही पढ़ती थी। और दूसरा मेरे पापा थे, वो सपोर्ट करते थे, मेरी बुआ रहती थी, वो भी सपोर्ट करती थी पढ़ने में। हाँ, 11th-12th में मैंने किया था, फिज़िक्स और मैथ्स वगैरह की मैं कोचिंग जाती थी। और बस बाकी पढ़ाई लेकिन स्कूल में इतनी अच्छी हो जाती थी सर, और कोचिंग से मिला कर ज़रूरत नहीं कि पड़ा था। काफ़ी, हाँ काफ़ी अच्छा हो जाता था। बाकी कोचिंग 11th-12th में किया हुआ है मैंने। अच्छा ये बताइए कि फ्रेंड्स का भी एक विशेष रोल रहा है आपके लाइफ में, चाहे प्रेरणा का हो, चाहे आस्था अग्रवाल का हो। फ्रेंड्स के बारे में 2 शब्द कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये बोलूँगी कि फ्रेंड्स जो है ना, वो होना चाहिए लाइफ में। ये चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ है कि आप ना लाइफ को एंजॉय करते हैं ना तो फ्रेंड्स के साथ करते हैं, और अगर अच्छे फ्रेंड्स मिल जाए ना तो वो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने में। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रेरणा जो है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और अभी भी है। और उससे मेरे को हमेशा ये रहता था कि एक हेल्दी कंपटीशन हमारे बीच में था, बहुत अच्छा था कि मैं हमेशा उससे सीखती थी कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा वो ऐसे पढ़ती है तो मुझे भी इस तरीके से पढ़ना है, मैं हमेशा उससे इंस्पायर मोटिवेट होते हैं कहीं न इंस्पायर कहीं, वो होती दोनों थी। में वो दोनों में टॉप 10 में थी, 10वीं हाँ, में थी, तो है ना? आप बिल्कुल हाँ, मैं फ्रेंड्स को लेके बहुत अच्छा था, और भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी स्कूल टाइम पे, उन्होंने भी मेरे को बहुत ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट दिया कि हाँ कि मेरे को आगे उनसे मिलके बढ़ना है, सीखना है, ये वाली चीज़ें थी।
और अभी भी मैं बोलूँगी, अभी पीएससी की भी मैंने तैयारी की, चाहे बीएससी एमएससी में भी, तो भी मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके सपोर्ट के साथ ग्रुप स्टडी करते हुए, खासकर एमएससी और पीएससी के लिए तो मैंने ग्रुप स्टडी बहुत की है, और वो करते हुए जो है वो मैं फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर आई हूँ। एमएससी में भी बहुत अच्छा मेरे को ग्रुप मिला जिसमें हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। और जो पीएससी की तैयारी जो है, मेरी एक फ्रेंड है सुमन, वो भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी हम दोनों ने साथ में मिलके, मतलब फ़ोन में करते थे, ऐसा वाला था। मतलब आप ये बोलेंगे ना कि कुछ चीज़ों का हम यूज़ कैसे कर सकते, तो फ़ोन का यूज़ हम लोग उस टाइम पे ग्रुप स्टडी में कर लेते थे। और उस टाइम क्योंकि कोरोना वगैरह था तो कभी मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से हम लोग कर लेते थे सर। अब बात करते हैं जो अहम बात है ना? गौस मोहम्मद जी एक ऐसा नाम मैं आपको बताते आ रहा हूँ, चाहे डीओ ऑफिस में, क्योंकि मेरी मुलाकात डीओ ऑफिस से हुई थी जब वो जीआरडी स्कूल में थे। हमारा मंजीत सर के साथ उठना बैठना होता था। उस समय वो ओपन स्कूल को लेकर देखते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बेटियाँ अपनी जगह में जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, काबिले तारीफ़ है उनके मेहनत को देख के। आप जो है पापा की प्रिंसेस कहे जाते हैं, और हमेशा वो बोलते भी थे हमारे सामने जब बात होती थी, मेरी छोटी जो बिटिया है साइस्ता जो है मेरी प्रिंस है, मेरी रानी है ना? वो अक्सर बताया करते थे आपके बारे में। तो वो जो है मतलब आपके जो पापा जी हैं, आपकी दोनों बहनों की मतलब दोनों बेटियों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी सिंसियर थे, और उनको जो है आप दोनों को काबिल बनाने में अपने जीवन को पूरा संवार दिए, अपने जीवन को वहाँ लगा दिए, है ना? उनका सपना भी था, जब मैं उनसे मिलता था तो बोलते थे कि 10वीं में और 12वीं मेरी बेटी चूक गई है, आगे का एक अलग टारगेट चल रहा है। तो कहीं न कहीं मैं हमेशा उनसे मिलता था ना, तो मैं खुद इंस्पायर उनसे होता था, सीखता था मैं भी कि यार देखो पेरेंट्स जो है, एक हम हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं किए, लेकिन ये पेरेंट्स होकर बेटियों को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनको है ना भरसक प्रयास कर रहे हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। और काबिलियत तारीफ़ के साथ ये बोलूँगा कि गौस मोहम्मद जी हैं, जो हैं वो और बाकी टीचरों में वो विशिष्ट स्थान रखते थे। कोई भी जो भी काम देते थे उनको, वो पूरी तत्परता के साथ करते थे, चाहे मैं डी ऑफिस के बारे में बात करूं या जीआरडी स्कूल के बारे में बात करूं। जी हाँ, तो आप मेरे को ये बताएं कि बेटियों की शिक्षा को लेकर क्या एक विशेष उनका योगदान रहा, क्या अहम था? क्योंकि हो सकता है कि आपकी सीख से बाकी और पेरेंट्स जो है हो सकता है अपने बच्चों के लिए वो चीज़ कर सके। तो आप इसको मेरे मोटिवेट के माध्यम से बताएं, तो आप सादर समर्पित हैं। पापा की प्रिंसेस साहिस्ता को हम बोलना चाहेंगे, आप बताएंगे उसके बारे में। सर ऐसा है कि पापा के बारे में मैं क्या बोलूँ, जी मतलब ऐसा है कि अगर मैं आपको शुरू से ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे समय मिला है जी और मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जिसमें मैं अपने मम्मा पापा के बारे में बोल सकूँ, तो बिल्कुल मैं बोलूँगी, और जितना बोलूँगी वो कम ही है उनके लिए, वो शब्द मैं ये ज़रूर बोलूँगी। अ, मम्मा पापा जो थे, है ना, किसी भी कोई भी पेरेंट्स, मैं ऐसा नहीं बोलती, मेरे मम्मा पापा, हर के मम्मा पापा जो है ना, वो ना अपनी ना अपनी ना जी जान लगा देते हैं अपने बच्चे के लिए, और जितना उनके पास रहता है ना उससे भी ज़्यादा करते हैं हर पेरेंट्स मतलब अपने बच्चे के पेरेंट्स लिए। पेरेंट्स ये हमेशा चाहते मतलब एक ही शख्स ऐसा है जीवन में या पूरे ब्रह्मांड में कि पेरेंट्स पेरेंट्स ही चाहते हैं कि हमारा बालक या बच्चा हमसे बेहतर करे, हमसे आगे जाए। बिल्कुल, जी हाँ, बताइए बिल्कुल इसके सर, बारे में। बिल्कुल सर, ये सही बोल रहे हैं आप। और वो ना अपनी जी जान लगा देते हैं। उनके में जितनी ताकत होती है ना, जितनी रहती, उससे भी ज़्यादा बढ़ के करते हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए, और बिल्कुल वैसे ही मेरे पेरेंट्स रहे हैं। और मेरे पेरेंट्स ऐसा है कि हम दोनों 2 बहनें हैं, तो कभी भी एक तो ये चीज़ें नहीं आई कि हमारा बेटा नहीं है, ये वाला तो मैंने आज तक उनके मुँह से नहीं सुना। उन्होंने शुरू से यही था कि नहीं, हमारी 2 बेटियां हैं और इनको ही हमको बेहतर बनाना है, यही इनमें ही सब कुछ है। और हम दोनों ना ऐसे हैं कि उनकी ना पूरी दुनिया है, और हमारे लिए भी ना बोलूँगी कि वही हमारी दुनिया है शुरू से ही। और मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा देखा है कि सोते जागते हर वक्त वो है ना, उनका यही रहता था कि मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं ना, ठीक है, मेरे बच्चे को ये चीज़ की तो परेशानी नहीं है ना, मेरे बच्चे को मैं ये कर सकता हूँ क्या, ये सुविधा दे दूंगा तो अच्छा कर लेगी क्या, या ये कर लूँगा, यानी उनके दिमाग में ऐसे ही चलते रहता ना, है ना। अब देखिए ऐसा था कि पापा शिक्षक हैं, है ना, तो मेरे पापा टीचर थे, तो हमारे घर का माहौल बिल्कुल वैसा था, एकदम डिसिप्लिन वाला, कि हाँ पापा ने एक रूल बना दिया है कि हर एक चीज़ का वक्त है, कि इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे सोना है। बिल्कुल एक डिसिप्लिन वाली हम लोग की लाइफ रहती थी। और मेरी मम्मा जो है वो जॉब करती थी, उस टाइम पे प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। तो ऐसा था कि मम्मा पापा
चले जाते थे ऑफिस और उसके बाद हमको रहना है, तो हमारी जो पढ़ाई वगैरह का जो टाइमिंग वगैरह जो भी रहता था वो सब कुछ मेरे मम्मा पापा डिसाइड करके जाते थे। और हम भी ऐसा बोलना चाहिए कि इतने आज्ञाकारी ओबीडियंट बच्चे थे कि बिल्कुल हाँ, उन्होंने घर पे वो हमको छोड़ के गए हैं। अगर उन्होंने बोल दिया है कि तुमको टीवी नहीं देखना है हमारे आए तक, तो सच में हमने कभी ऐसा नहीं कोशिश किया कि हम टीवी देख लें और उसके बाद झूठ बोल दें कि नहीं पापा हमने नहीं देखा है। और अगर कभी गलती से देख भी लिया तो उस चीज़ को बिल्कुल इतनी ना हम लोग को पापा ने लिबर्टी दी हुई थी कि सच बिल्कुल बोलते थे कि पापा आज ना हमने ना टीवी छू लिया है, आज देखा है हमने। तो पर पापा ने भी इतना वो करके रखा था कि जो बोलते हैं ना कि थोड़ी सी एकदम भी कड़े अनुशासन में जब हम बच्चों को पालते हैं ना सर, तो बच्चे ना बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। आप इतनी छूट दीजिए कि बच्चे ना सच आपके सामने बोल पाएँ, ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो ऐसा हमारे घर का बिल्कुल माहौल था। और पापा ना सर एक चीज़ मुझे शुरू से बोले कि पापा लोग जो थे बहुत ही गरीबी में पले बढ़े हैं मेरे पापा, है ना, उनके यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी सर, है ना। तो लेकिन पापा हमेशा बोलते थे कि मुझे शुरू से पता था कि जो शिक्षा है वही मेरे को बेहतर बना सकती है, मेरी ज़िंदगी को बेहतर अगर कोई बना सकती है तो वो शिक्षा है। तो मेरे पापा भी बहुत मेहनत करके पढ़े, उन्होंने एमए बीएड वगैरह किया और फिर असिस्टेंट टीचर पे उनकी जॉब लगी यहाँ जीआरडी स्कूल में। और वो बचपन से हमको ना सर एक ही चीज़ के लिए बोलते थे कि बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई पे डेडिकेट करके एकदम दे दो, समर्पित होके कर लो। और आप देख लेना आपकी शिक्षा ही आपको बेहतर आपकी ज़िंदगी को बना सकती है, बस उनका यही कहना था। और एक लाइन मैं बताऊंगी आपको, हमेशा मेरे फादर कहते थे जो आज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि अपने जीवन के 25 साल मुझे दे दो। मेरे पापा ऐसा बोलते थे, अपने जीवन के ना तुम 25 साल मेरे को दे दो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर लो 25 साल तक, और उसके बाद देखना तुम्हारी लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। तो उनका ये कहना था कि इंसान जो है वो 25 ईयर्स तक अगर अपनी स्टडी में या अपने कोई स्किल के डेवलपमेंट में अपना पूरा टाइम दे दे, है ना, एकदम इधर उधर इंजॉय करना, वेस्ट करना टाइम को वो ना करे, तो आगे की लाइफ ना उनकी अपने आप सेट हो जाती है। और अगर आपने 25 साल मेहनत नहीं की है तो उसके बाद पूरी लाइफ फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपको वो मुकाम भी नहीं मिल पाएगा। इंजीनियरिंग में कहावत भी है कि मतलब 4 साल अगर आप अच्छा से कर दिए हाँ, तो हाँ। 40 साल तक मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। 4 साल अगर बेकार गया 40 साल तक रहोगे, ऐसा बस माना गया है नहीं भाई। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये चीज़ ना पापा हमको शुरू से ही बोलते थे। और उनका ये रहता था कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, कोई भी एग्ज़ाम होता तो जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब ऐसा रहता था कि आपको ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ना है। घर का माहौल ऐसा था कि आप हर दिन पढ़ाई करोगे। मैं आपको एक चीज़ बोली ना कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना निरंतरता रखोगे अपने कामों में, उतना आपके सक्सेसफुल होने के चांस प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारे पापा हमेशा कभी भी शॉर्ट हम लोग को रास्ता नहीं चूज़ करने बोले कि नहीं शॉर्टकट ले लो, अभी नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पापा हमेशा बोलते थे कि हर दिन पढ़ना है आपको, कुछ भी मत करो, जो स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है आके एक बार रिवीजन कर लो। और इवन आपको यकीन नहीं होगा कि उस टाइम पे हम लोग रिक्शे से आना जाना करते थे, तो रिक्शा वाला जैसे आने में थोड़ा टाइम लगता था, हम लोग तैयार होके बैठे हुए, तो मेरे पापा क्या बोलते थे, उतने टाइम में आज जो टीचर पढ़ाने वाली है टॉपिक उसको एक बार खोल के देख लो, तो वो टॉपिक ना ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे ये कुछ ट्रिक्स है जो पापा हम लोग को देते थे और हम लोग उसको फॉलो करते थे। और कोई भी एग्ज़ाम रहता था तो वो टाइम टेबल पहले मैं लेके पहुंच जाती थी। पापा टाइम टेबल वाला, मतलब मैंने ना जब भी कोई भी पेपर की तैयारी की तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ की हुई है, पूरी प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी पढ़ लिए, वैसा वाला नहीं था। वो बिल्कुल एक बना रहता था प्लान, इतने तारीख से इतने तारीख तक ये सब्जेक्ट्स को हमको देना है, इसमें अपन टेस्ट दिलाएंगे, या इसमें हम लोग को हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, जो भी। और पता है आपको यकीन नहीं होगा, पीएससी का इंटरव्यू तक वो टाइम टेबल उन्होंने बनाया है। इवन इंटरव्यू को जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, और इंटरव्यू की डेट भी नहीं थी सर, दूर दूर तक इंटरव्यू की डेट भी जब हमको नहीं पता थी, तो जैसे ही रिटर्न क्लियर हुआ दूसरे दिन से पापा ने टाइम टेबल बना लिया, अब इंटरव्यू की तैयारी तुम ऐसे करोगे। तो ये है कि पापा का योगदान इतना ज़्यादा है सर कि आज जो हूँ उनकी ही वजह से हूँ, और मम्मी के भी, मम्मी पापा दोनों की वजह से हूँ, ये बोलना चाहूँगी। बस ये था कि पापा का इन्वॉल्वमेंट, चूँकि वो टीचर थे तो हमारी स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर थे। उनका ये रहता था कि नहीं ये चीज़ इतने टाइम पे होना है, ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। बस दुर्भाग्य ये रहा कि जहाँ आज हूँ वो देख नहीं पाए, क्योंकि
सारा काम करके सारा सिस्टम बना कर गए और इन वक्त में जो चीज़ उनको मिलना था वो चीज़ के लिए थोड़ा सा लगता है कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमेशा पढ़ाई को लेके सिंसियर थे, है ना। तो जिस मुकाम को सपना देखे थे, है ना, और अंत में उसका एक सपना बस पूरा हुआ लास्ट में कि 10वीं 12वीं में जो मेरिट में आप चुके थे वो पीएससी के मेरिट में आप रहें करके, और उसमें पीएससी के मेरिट में आप 9th नंबर में आपका रैंक रहा था, जिसकी बदौलत आप इस मुकाम पर काबिल तारीफ़ है। आप देख रहे हैं कि देखो शाइस्ता किस तरह से तैयारी की है, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं था। आप जिस हिसाब से उन्होंने बताई अपने तैयारी को लेके कि लगातार निरंतरता बना कर रखी थी और उसके बाद इस मुकाम तक वो पहुंची, और इसमें सबसे ज़्यादा अमूल्य योगदान उनके पेरेंट्स का रहा है। मैं सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि अपने बच्चों को ना एक बार अवसर तो दो। हो सकता है कि वो बेहतर से बेहतरीन कर सके, आप एक अवसर दो और उनको सपोर्ट करो, और सपोर्ट करने के बाद उनको एक दिशा निर्देश दीजिएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो बच्चा जो है, वो बालिका या बालक जो है, वो आपसे भी बेहतर कर सकता है। तो पहली कड़ी में अभी हम जो चर्चा कर रहे थे इंटरव्यू में शाइस्ता के साथ, ये पहली कड़ी में उसकी पढ़ाई और उसके पेरेंट्स की सेंसर जो थी उनको लेकर हम बात किए। इसके बाद दूसरी कड़ी में जो है हम जो है उसकी कॉलेज की पढ़ाई के बारे में और असिस्टेंट प्रोफेसर का सफ़र कैसे किए, पीएससी एग्ज़ाम कैसे फाइट किए, इंटरव्यू कैसा गया, है ना। और अभी जो वो वर्तमान में जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज स्वामी आत्मानंद जो धनोरा में है, वहाँ पे पोस्टिंग है असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उनके बातों को हम लेकर जो है अब जल्द आपके इसके दूसरे भाग में आपके साथ जुड़ रहे हैं। तक के लिए बने रहिए। मोर संगवारी तुम्हार द्वार।